हर सफल सर्जन के पीछे कई सारी स्ट्रगल्स होती हैं, कई सारी परेशानियां होती हैं और होते हैं कई सारे ऐसे स्लीपलेस नाइट्स, साथ ही साथ ऐसे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने का एक प्रेशर और इन सभी चीज़ों को बना करके एक साथ करने के बाद ही कोई एक सर्जन सफल बन पाता है। और आप समझ सकते होंगे कि अगर कोई न्यूरो का डॉक्टर हो, न्यूरो सर्जन हो, तो आप समझिए ये प्रेशर कई गुना ज़्यादा हो जाता है, कई बार डबल, ट्रिपल आप कह सकते हैं उसको हो जाता है। और अगर वो सक्सेसफुल हो और अगर रांची, झारखंड, बिहार और आस-पास के स्टेट्स का सबसे सफल न्यूरो सर्जन हो, तो आप समझ सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व कैसा होगा। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय सर के बारे में, जो हमारे रांची के ही नहीं बल्कि आस-पास के सभी राज्यों के सबसे प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन हैं और हम लोग उनको वेलकम करते हैं अपने डॉक्टर्स टाइम पे। मैं हूँ डॉक्टर रजनीश और आपके साथ लेकर आया हूँ नया एपिसोड डॉक्टर्स टाइम का। सर, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत हमारे यहाँ नमस्कार, पे आने थैंक के यू। लिए एंड आपने टाइम दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप अपना टाइम, कीमती समय निकाल के हमारे पॉडकास्ट पे आ सकें एंड इट वाज़ रियली बिग थिंग फॉर मी कि आप अपना टाइम निकाल के आ सकें सर। And you have been doing so good, so I thought कि let me also be a part of it. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। संजय सर, आप बहुत ही रिनोन्ड न्यूरो सर्जन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें की, हम लोग उस पर आएँगे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ सर, हमारे दर्शकों के लिए कि संजय सर की शुरुआत कैसे हुई? जब वो संजय थे, वहाँ से डॉक्टर संजय दी न्यूरो सर्जन बने, तब तक वो कैसे रहा वो जर्नी? कहाँ आपकी स्कूलिंग हुई? कैसा रहा आपका लाइफ़? कैसा आपका मेडिकल कॉलेज था? उसके बारे में कुछ बताएँ हमारे दर्शकों को। ये तो बड़ा नॉस्टैल्जिक सवाल है बिकॉज मुझे तो अब जाना पड़ेगा उस दौर में जो कि नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भूल चुके होते हो। राइट सर। बट अगर आप पूछे तो हमारी स्कूलिंग सेंट पॉल स्कूल है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बरौनी रिफाइनरी में। जी सर। वहाँ पे हमारी स्कूलिंग हुई। आईसीएसई बोर्ड का स्कूल था। वहाँ पे टाउनशिप का एटमॉस्फेयर होता था। हमारे पेरेंट्स वहाँ पे काम करते थे। जी सर। क्लास 10 मैंने वहाँ पे की। बड़ा कॉस्मोपॉलिटन माहौल था हाँ। स्कूल में। मैं याद कर रहा हूँ कि इंडिया के किस कोने के लोग वहाँ काम नहीं करते थे, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते थे। तो आज जो दुनिया में देख रहा हूँ, शायद उस दौर में हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है। हाँ, लैंग्वेज थोड़ी समझ में आती थी, स्टेट समझ में आती थी, बट बहुत चीज़ें अब जो समझ दिखता है वो वहाँ नहीं था। जी। आई थिंक दैट वाज द गोल्डन डे ऑफ स्कूलिंग। तो सबका गोल्डन डेज ही होता है, बट क्लास 10 हमने वहीं से करी। सर। और इंग्लिश मीडियम स्कूल था, थोड़ी वो हमें काम आई। एंड वहाँ पे जो इंट्रैक्शंस होते थे, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके कारण ही आपकी पर्सनैलिटी में एक ग्रोथ आती है। जी सर। एंड स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल में सब कुछ है तो आपको एक बहुत अर्ली स्टेज में बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। द गुड थिंग्स आई एम राइट, राइट। टॉकिंग अबाउट। वहाँ से मैं पटना साइंस कॉलेज, हाँ, उस टाइम का पटना फेमस, में, सबसे हाँ फेमस वो था। कॉलेज तो था। मैं वहाँ, मुझे एक्चुअली रांची सेंट जेवियर्स और पटना साइंस कॉलेज का ऐसा था। बट आप एक ऐसा समझो कि हम जैसे परिवेश से आते जहाँ पहले हो गया, तो वो मैं रांची में आया था, उसमें मैं सुना था यहाँ कोई फिज़िक्स के फादर डिब्रार होते, सेंट जेवियर्स कॉलेज होता था, सुना था मैंने। बट साइंस कॉलेज गया, वो थोड़ा हमें कल्चरल शॉक लगा साइंस कॉलेज में। क्योंकि मुझे अगर अगर बताऊँ आपको तो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से आया था और वहाँ भौतिकी और रसायन शास्त्र चलता था। और जी। जब सब रात को सो जाते थे तो मैं दूसरों की नोट्स को हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। 2 घंटे बाद में सोता था। अच्छा। और जी। उसमें किताबें नहीं थी इंग्लिश में, हाँ, हाँ, हाँ। और बहुत डिफ़िकल्ट होता था। और क्लास में भी जब अणु और परमाणु करते थे तो मुझे समझ में नहीं आती थी। ठीक उल्टा साइंस कॉलेज बहुत सारे लोग नेतरहाट स्कूल से आते थे। जी। तो उपस्थित श्रीमान और यहाँ से शुरू होती थी। जी। और उसके बाद जो शुद्ध हिंदी मैंने देखा, मैंने अपने लाइफ में शुद्ध हिंदी नहीं देखा था।
तो वो एक नई चीज़ देखा जो हम अपने स्कूल में नहीं देखा। हाँ एज यू ग्रो इन लाइफ आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है। और ऐसे लोगों को जब देखता था, इतने बड़े स्कूल से आते थे, उनको देख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता था कि आखिर इसमें क्या खास बात है, ऐसे स्कूल से आए हैं। और हमें जब उस समय, मुझे याद आ रहा है कि आपको सब्जेक्ट लेना होता था इंग्लिश, हिंदी, ऐसा करके, जी तो मातृभाषा तो हिंदी है, सब जानते हैं, जी बट मजबूरी में मुझे अपना मातृभाषा के नाम पे मुझे ऑल्टरनेटिव इंग्लिश लेना पड़ा, अच्छा क्योंकि मैं 250 मार्क्स की हिंदी नहीं झेल पा रहा था, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव बहुत थे, सब ज्ञानी लोग थे। और जब शुरुआत से चूंकि आपकी पढ़ाई इंग्लिश एग्जैक्टली मीडियम में और ही जब हुई जब थी। जब ऑल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास में गए तो वहाँ मैंने देखा कि हम माइनॉरिटी में हैं, हाँ क्योंकि वहाँ एक अलग ही माहौल था। सो ये जो आपने प्रेशर की बात शुरू करी, तो शायद ये वेरिएशंस ऑफ लाइफ लीड्स यू टू अंडरस्टैंड प्रेशर, और ये राइट वहीं से शुरू हो जाती है। हाँ राइट और आप घर से निकलते हो, हॉस्टल के ज़िंदगी हाँ में वो एक अलग ही जाते हो, प्रेशर रहता है और वहाँ जो खाना मिलता है, मुझे याद है 90 रुपये में पूरे महीने में खाना मिलता था है ना। जी। और कभी कभी ज़मीन पे बैठ के खाना पड़ता था। और जो भी लोगों ने मुझे मेस का सेक्रेटरी बना दिया था, मुझे याद है हॉस्टल की लाइफ, जी उन्हें लगता था कि ये इनको स्पेशल खाना दूंगा ना तो ये कंप्लेन नहीं करेंगे। एंड आई डोंट नो, आई वाज दैट टाइम आल्सो वाज लाइक दैट, मतलब ये तो नहीं चलेगा, मुझे तुम स्पेशल दे के बाकी लोगों को ये नहीं चलेगा। बाद में बोले ये गड़बड़ आदमी है। तो अगर आप सच बोलते हो तो गड़बड़ हो जाता है ऐसी। फिर वहाँ से साइंस कॉलेज करके फिर आई डिड माई MBBS में पटना मेडिकल कॉलेज से किया। सर वो भी मुझे दौर याद है, सर कोचिंग का कौन बड़ा से साल जमाना में था। आपने MBBS में ज्वाइन किया था? मैं 1984, ओह माय तो गॉड, आपको पता है मैं उस समय 4 साल का जब आपने ज्वाइन किया। वो उस समय की एज जरूर रही होगी, बट अभी योर कंट्रीब्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट टू द लाइफ, दैट इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, Thank एज इज अ नंबर। राइट सर तो मुझे उसका भी याद है, कोचिंग हुआ करता था, जी और इंदिरा गांधी का डेथ हो गया था, हाँ कर्फ्यू लग गई, तो एग्ज़ाम्स जो होते थे एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो हमें हॉस्टल छोड़ के बाहर के लॉज में जाकर शिफ्ट करना है, क्योंकि अब कोचिंग में एडमिशन लेना है और तब आप एग्ज़ाम दे पाओगे, ऐसा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में था। और एक लॉज में हम भी शिफ्ट कर गए, बट कर्फ्यू लग गई और कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं, कोचिंग भी ना ज्वाइन कर पाए, सब बंद हो गया। एग्ज़ाम भी आ गई, एग्ज़ाम भी दे दिया, और एग्ज़ाम जब दिया तो उसके रिजल्ट्स देखने की बात आई, तो घर में आया, इंडियन नेशन एक अखबार हुआ करता था, जी जी और आर्यावर्त, हाँ हाँ तो किसी ने बोला रिज़ल्ट आया। अच्छा, मैं चाहता था कि इस टॉपिक को अवॉइड करूं, क्योंकि रिज़ल्ट तो मुझे देखना नहीं है, मैं जानना भी नहीं था कि एग्ज़ाम। फिर कोई पड़ोसी ने आके बोला रिज़ल्ट, मेरा हाँ ठीक है ठीक है। फिर मेरा छोटा भाई था, बोला रिज़ल्ट निकला, देखो इसमें कम से कम देखो। तो बोले अरे नहीं यार, पढ़े लिखे है नहीं, कहाँ से होगा करके। तो वो देखना शुरू किया, तो मैं बोला इधर से कहाँ देख रहे हो, ऊपर से नीचे से देखो, नीचे से देखो है ना। तो फिर वो बोल रहा अरे ये क्या देख रहे हो, तो गर्ल्स की है। फिर तो ये ऐसा करके डिफरेंट कैटेगरीज होते करके उसको करते करते लास्ट में नीचे से देखते थे, लास्ट में ऊपर में जाके मैं बोला नहीं है, तुम जाओ पेपर लेके जाओ, कहाँ करके अचानक मैंने देखा कि ऊपर में कहीं नंबर रैंक आ गया। मैं बोला लेट मी चेक माई नंबर, एडमिट कार्ड वापस और चेक करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट था कि एक पढ़ाई नहीं किया, कोचिंग नहीं ज्वाइन किया, आप कैसे कर सकते, हाँ बट समहाउ हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि किसे हुआ होगा करके, बिकॉज आई थिंक कंसिस्टेंसी वॉज वॉट हाँ मैटर्स। मुझे भी लगता है कि कॉलेज टाइम में तो कंसिस्टेंसी, एंड आई डो नॉट नो, शायद उसी समय की बीमारी लगी थी कि आज भी मेरी ब्रांच भी ऐसी है कि देयर हैज़ टू बी मेटिकुलसनेस एंड कंसिस्टेंसी। रेगुलर पढ़ाई तो भी हुआ, करते तो अभी आई हैड डिफरेंट गोल से मैं थोड़ा सोचा सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊंगा, अच्छा। ये ऐसा सोचा था, या फिर एग्जाम। अभी आप जिस परिवेश से आते हो, आपने कोई तैयारी नहीं करी, कुछ नहीं करी, कोई कोचिंग नहीं करा, आपको MBBS में एडमिशन मिल रहा है, दैट टू द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ योर स्टेट, तो आप छोड़ोगे तो गाली पड़ेगी। हाँ और 100%। अपनी ड्रीम बता नहीं सकता था किसी को कि नहीं ये तो ठीक है कर लेंगे। मैं बोला जो मिलता है पहले ले लो, क्योंकि अभी मुझे समझ में आती है हाउ मतलब इम्पोर्टेंट इट वॉज। अच्छा, आसानी से कोई चीज़ मिल जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस कम होती थोड़ी है, कम होती है हाँ तो सही शायद है। वही मुझे उस समय लग रहा था। बट देन आई वहाँ गया, तो MBBS मैंने वहाँ से करा। वहाँ के बाद मैंने MS की पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर। रायपुर से अभी उसके बारे में कुछ बताता हूँ। ऑल इंडिया एग्ज़ाम हुआ, हम सेकेंड बैच के थे, दूसरे स्टेट में आप जा सकते हो, जी जी पहले अपने स्टेट के बाहर नहीं जा सकते थे, हाँ हाँ डोमिसाइल कुछ होता था। अभी दूसरे स्टेट में जब दूसरे स्टेट के लोग आते थे, तो वहाँ के लोग
दूसरे स्टेट वाले को नहीं आने देते थे और रेलवे स्टेशन से ही उसको गायब कर देते थे, भगा देते थे, डरा देते थे। डराते। और वो सीट खाली होगी तो तो अपने उनके वाले को स्टेट के मिलेगी। नेक्स्ट नंबर वाले को मिल जाएगा। हाँ सही। तो वो जमाना था। जी। तो हमारे एक सीनियर थे, उनको वो वहाँ पढ़ कर रहे थे, MD मेडिसिन कर रहे थे। बोला आ जाओ आ जाओ। अच्छा, MS एग्ज़ाम जो तैयारी वारी होती है उसमें भी अभी तो बहुत कुछ हो गया, डैम्स और क्या क्या हाँ कोचिंग्स एंड हमारे टाइम में मोटे मोटे किताबें होती थी भाटिया, और वो पढ़ते थे। हम लोग 4-5 लोग ज़मीन पे बैठ के तैयारी एक एक क्वेश्चन को एक एक करके करते थे। बट अगेन पहली बार में कहा किसको होता है, सही। हो गया, अभी हो गया तो अभी क्या लेना है, फर्स्ट टाइम जो निकला उसमें कुछ ऑर्थोपेडिक्स मुझे मिली, आपका ही डिपार्टमेंट। जी, उस समय तो ऑर्थो बहुत लोग नहीं लेना चाहते थे। हाँ, आई डोंट नो क्या हुआ, बट मुझे लगा कि ऑर्थोपेडिक्स ना, हमारे टीचर्स सी ऑर्थो व्हाट इट वाज दैट टाइम एंड ऑर्थो व्हाट इट इज नाउ इज टोटली डिफरेंट। डिफरेंट 100%। राइट। उसमें ऑर्थो मतलब प्लास्टर होता था, हाँ, और आज ऑर्थो Anyway, का मतलब था तो कि मुझे लगा कि दुविधा एक होती करके फिर तुरंत दूसरा कुछ रिवीजन आई लिस्ट में करके मुझे MS जनरल सर्जरी रायपुर हिंदी बेल्ट में जाना है, हाँ, क्योंकि खाना दूसरी जगह नहीं खा पाएंगे, गड़बड़ सही। है। और फिर सेफ स्टेट जाना है जहाँ पे कि ये गड़बड़ नहीं हो। रायपुर वॉज मध्य प्रदेश, उसमें मध्य प्रदेश था। राइट। एंड फॉर्चुनेटली मुझे वो सब कुछ परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारे इमीडिएटली सीनियर्स थे वहाँ पे, फिर हॉस्टल में रहते थे करके वहाँ भी MS। अब आपने छेड़ दी है बात, आज के ज़माने में जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो टॉक्सिसिटी है स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ती है, शायद हमने नहीं देखा कभी, जी। बिकॉज हम हर एक परिस्थिति के लिए तैयार थे। सर आपके टाइम में भी तो बहुत ज़्यादा थी, बट मैं देखो, आप परेशानी को परेशानी की तरह लोगे तो परेशानी होगी। है। हाँ सही। हमने बोला कि यहाँ यही है, यही सही है, यही तो गेट यूज टू इट, फिर परेशानी खत्म। हाँ, So you have to train your mind. Exactly. अभी वहाँ भी ऐसे हुआ कि एक नहीं होता है पढ़ाई का माहौल, अलग अलग कॉलेजेस में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई का माहौल, थोड़ा कम ऐसा करके, तो वहाँ पे मैं पोस्ट ग्रेजुएट था तो MBBS स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। अच्छा। तो कहाँ पढ़ाता था? कैंटीन में। अच्छा। मतलब वो एक होता था ना खाना, हाँ, बैठे करके, तो एक धीरे धीरे हो गया, किसी एक दो को बताया, कुछ बताया करके। फिर एक बार मुझे याद है, पूरे स्टेट से 2 लोग ऑल इंडिया में कॉम्पीट किए थे जी। और बिहार झारखंड तो था ही नहीं, बिहार उत्तर प्रदेश से बहुत कॉम्पीट करते थे। आंध्रा एंड जम्मू कश्मीर वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल इंडिया, ऐसा करके कुछ था, मुझे याद। जी जी, एकदम हमारे टाइम तक भी था वो। एग्जैक्टली। तो 2 लोग किए थे कॉम्पीट, तो हमने पढ़ाना शुरू किया ऐसा करके। तो बच्चों ने, किसी ने पता कर लिया, बोला कि सर आप वही डॉक्टर संजय कुमार हो जो कि वो एक उसमें होती थी ना, एक कुछ बुक्स होती जो लोग पढ़ते थे जी। एक में क्या लिखा था, डॉक्टर संजय कुमार, उसमें लिखा था पटना, कुछ वैसे लिखा। आप वही हो क्या? बोला मैं वो नहीं हूँ। तो जस्ट टू अवॉइड, बट कुछ लोगों ने पता कर लिया, एंड देन सडनली फ्रॉम 5-6 स्टूडेंट से 25-30 स्टूडेंट्स होने लगे, और वही कैंटीन में बैठ के पढ़ाई, चाय का कप और वो। एंड अच्छा, तो आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स की तैयारी भी करवाते थे पूरा नहीं, एकदम वो प्रॉपर? तैयारी, वो जो आज कोचिंग कुछ ऐसे नहीं, वही कुछ जो भी हो सकता जो था, पढ़ाई जो है व्हाटएवर उससे हो related। सकता था। हाँ। नेक्स्ट ईयर इट वाज 147 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉलेज। वाह वाह वाह। एंड दिस आई थॉट कि चलो ये तो बड़ी। सो जब उन्होंने बोला कि आप वही हो, तो मैं डिसोन कर रहा था, बिकॉज आई डू नॉट वांट, बिकॉज उनको लगता है ये बहुत, टीचर हैज़ टू गो अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स मेंटालिटी। अगर वो टीचर है उसमें गैप हो जाएगा, और हम तो स्टूडेंट ही थे, हमसे छोटा स्टूडेंट के हम टीचर हो गए, तो स्टूडेंट तो थे ही। तो वो मुझे याद आ रहा है। देन ग्रेजुअली वी शिफ्टेड टू कॉलेज एंड ऑल। फिर वहाँ से MCH किया मैंने, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज बॉम्बे। सर आपने न्यूरो सर्जरी कैसे ब्रांच चुनी? ये मैं न्यूरो सर्जरी कभी नहीं लेना चाहता था। हाँ, वो दैट वाज नेवर माय चॉइस, बिकॉज मैं बताता हूँ, पटना मेडिकल कॉलेज में जब था जी, तो बर्न और न्यूरो सर्जरी, यहाँ तो हम एज अ स्टूडेंट जाते ही नहीं थे, अनटचेबल था, वहाँ आपको नहीं जाना है, आपको समझ में आती नहीं कुछ, तो क्या सही बात है। तो हम लोग जब ड्यूटी करते तो सर्जरी और जनरल सर्जरी और वो पेट सब। दर्द, तो वही होता है ना कि कभी सोचा ही नहीं था। कभी ये भी नहीं सोचा था कि हम दूसरे स्टेट में MS करने जाएंगे, बिकॉज हमारे सारे सीनियर्स तो अपने ही स्टेट में पढ़ते थे। स्टेट में थे। फिर वहाँ से हुआ कि MCH भी कोई चीज़ होती है, सुपर स्पेशलिटी। अब उसमें भी प्रॉब्लम कि घर के लोग या जो होता है परिवेश है कि भाई आ जाओ, अपने ज़िले में बना देते हैं और यहाँ पे सर्जरी करो, शुरू करो। हाँ। अब
थोड़ी आपको पता चली कि सुपर स्पेशलाइजेशन भी होती है, उस ज़माने में इतनी अवेयरनेस नहीं थी यार। तो फॉर्म भर दिया, चूँकि साथ वाले भर रहे थे, भर दिया। अब वहाँ एक नई चीज़, फॉर्म आप भर नहीं सकते हो, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल दे रहा था, और जगह पे दिया था कि मैं महाराष्ट्र बगल में था रायपुर के। तो एक हमारा क्लासमेट था, इफ़ आई रिमेंबर हिज नेम, शिरोमणि गोयल। उसके फादर एक बहुत बड़े पोस्ट पे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जी। उसने एक आदमी लगा रखा था बॉम्बे में ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में कि जिस दिन फॉर्म निकलेगा तुम फॉर्म ले लो। और आप देखो, फॉर्म निकलती थी, 10 दिन के अंदर आपको फॉर्म भर के जमा कर देना है, अदरवाइज आप कर नहीं सकते। और जमा भी आपको हैंड टू हैंड करना है, कुरियर से नहीं करना। नहीं कर सकते। ऐसे नियम कानून अगर बनेंगे तो बाहर के स्टेट के लोग तो नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। बनी थी नियम इसी काम के लिए, ये हमें पता था जी। या हमारे दोस्त को पता था रादर। हाँ हाँ हाँ। तो उनके फादर ने फॉर्म भराई, फिर फॉर्म किया। अब जैसे हमने भर दिया, मेरा भाई छोटा था पुणे में, मैंने उसको कुरियर के बोले तुम छुट्टी लो और जाके खिड़की में जाके जमा करो, रसीद ले लो कि जमा हुआ है। एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़। हाँ हाँ। एग्जाम्स के लिए जो नोटिस निकलती थी 10 बजे लगती थी, और 10:15 उसको फाड़ दी जाती फाड़ दिया जाता, कि दूसरे स्टेट के लोग नहीं आ पाए। पता ही ना चले उनको। राइट, बट वी आर वेरी विजिलेंट। हाँ फिर वी मतलब दैट माई फ्रेंड, हाँ हाँ। एंड ऐसा करके एग्ज़ाम दे दिया। अब एग्ज़ाम की रिजल्ट आई तो फिर फाड़ दिया कि किसी को पता ना चले, क्योंकि आपको कोई मैकेनिज्म नहीं था चिट्ठी जा, आपको जब तक चिट्ठी मिलेगी अलॉटमेंट की तब तक 2 महीना समय निकल खत्म गया हो जाएगा। हाँ। इट सो डिफिकल्ट। तो अल्टीमेटली मैं वहाँ से दिल्ली में भी काम किया, बत्रा हॉस्पिटल में था मैं, बस सब छोटे छोटे टाइम के लिए। देन आई गॉट सेलेक्टेड देयर। तो किस्मत होती है कहाँ किसको कहाँ लेके जाता है। आई जॉइन माई ग्रैंड मेडिकल कॉलेज बॉम्बे, वहाँ से MCH किया, न्यूरो सर्जरी। उस टाइम पे सर 3 इयर्स का होता था, 2 इयर्स? 3 years। 3 इयर्स। सब्जेक्ट का सिलेक्शन भी डिफिकल्ट था, क्या क्या नहीं कर सकते, होता ना आपकी इंटरेस्ट किधर है। हाँ। राइट। तो एक कॉन्सेप्ट दिया, सर्जन हो आप, कुछ डिफरेंस ला सकते हो किसी के लाइफ में, या ऐसा करके। बट अगेन ऑल ब्रांचेज आर वेरी गुड, डिपेंड करता है आपकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो हमें सर्जरी की इंटरेस्ट थी करके, सो एंड देन न्यूरो सर्जरी ट्रेनिंग वाज गुड देयर, मेटिकुलस लाइफ। मुझे आज भी याद है 36 घंटे 48 घंटे भी काम करना है, और वहाँ वड़ा पाव मिलता था, तो उसको खाना है आपको, और मिसल पाव, ये सब नाम सुना था, वो सब इधर वाले खाना नहीं मिलते जी। और वो सब खा खा के बीच में हमारा एक फ्रेंड था, बोलता है, मैं पूछा तुम 6 बजे डिनर क्यों कर रहे हो? हाँ। बोला बॉस, वो कार्डियक सर्जन था, मेरे थिएटर उसके थिएटर आसपास बगल में। हाँ। बोला कि बॉस जब खाना मिले ना खा लो, हाँ। सर्जन को जब खाना मिले खा लो, पता नहीं अगला खाना कब कब मिलेगा। I remember those words now. That Right. friend is in एंड दैट Australia. आर सो ट्रू। मतलब हाँ। आपके जैसे फील्ड में हम लोग कब आप खा ले, खास करके पोस्ट ग्रेजुएशन या MCH करते बट समय। अभी मैं देखता हूँ, अभी के जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ना ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ दे लगती है, हमें नहीं लगती, क्योंकि हमको मालूम है यार ये तो दिस इज ठीक है। ऐसे आप रात को सर्जरी करने जा रहे हो, बेंच पे सोते थे हम लोग, लकड़ी के बेंच पे, और इतने थके हुए रहते होंगे कि कहीं नींद आ जाए। वो तो अब मान मैं जब सीनियर हो गया तो जूनियर अंदर ऑपरेट कर रहा है, एंड यू हैव टू बी देयर, यू कांट गो एनीवेयर। तो वो सब, और वो जो गाउन होता था उसको गोल करके तकिया बना लेते थे, लकड़ी गड़े नहीं करके। दो डेज, बट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग अच्छी जगह से एक्चुअली ट्रेनिंग वही हो, आपको बनाता है जो आप फ्यूचर में आपकी फॉर्मेशन वही होती है। तो दोज डेज आप यू टॉकिंग मतलब अबाउट, तो मुझे बहुत जो friends यंगर याद आ सर्जन रहे है हैं। उनको एक मैसेज अगर आपके तरफ से हो तो क्या होनी चाहिए? जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पे आप जिस चीज़ को परेशानी समझते हो, आई थिंक दैट इज़ अ नॉर्मल फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेस। गेट एडजस्टेड टू दैट प्लेस। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो, आप एडजस्ट कर जाओगे। सही। आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि वाई मी, ये मेरे साथ ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अरे ये सबके साथ हो रहा है, आप बोल रहे हो बाकी नहीं बोल रहे हैं, या कहीं और बोल रहे होंगे, आपको मालूम नहीं पता चल रहा है। तो आप एक्सेप्ट कर लो, यही है। और एक चीज़ याद रखो किसी भी स्टूडेंट के लिए, कि सब दुनिया में जब बहुत नथिंग इज परमानेंट, ये सुनते हैं ना, हाँ। तो वो फेज भी टेम्पररी होता है। हाँ, ये वक्त चला जाएगा, तो अच्छा भी जाएगा, खराब भी मेक द मोस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेड ऑफ ग्रम्बलिंग एंड कंप्लेनिंग, गेट यूज्ड टू इट। सही। जो करना है वो कर लो, जिस चीज़ के लिए गए हो वो कर लो, पढ़ाई के लिए गए हो, ट्रेनिंग के लिए गए वो कर लो, और मान लो कि ये सब
वही कांटे हैं जिसके बीच से आपको आपको रास्ता गुलाब की तरह निकल। खिलना है। हाँ, सही बात है, सही। तो किसी गुलाब को मैंने बिना कांटों का तो देखा नहीं है। हाँ, 100% एकदम सही। तो आपको अगर गुलाब बनना है, दिखने में भी अच्छा, खुशबू भी देनी है, तो फिर तो आपको कांटों के बीच ही रहना होगा। सच बात, और वही एकदम सर्जन है। एकदम तो सच बात। थोड़ी सी डिपार्टमेंट्स के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। सुपर स्पेशलिटी में थोड़ी ज़्यादा होती है, बट उसके बाद सर जैसे आप वहाँ ग्रांट से आपने ख़त्म किया, फिर उसके मैंने बाद? वहाँ से ख़त्म किया। फिर वही चीज़, व्हाट नेक्स्ट। हाँ। मेडिकल प्रोफेशन में व्हाट नेक्स्ट की जो सिंड्रोम होती है। एक बार मुझे याद है किसी ने मुझे कहा कि आप न्यूरो सर्जरी कर रहे हो करके, आपके पिताजी बोल रहे हैं कि इसको बोला था इधर आने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, पता नहीं क्या सब्जेक्ट है न्यूरो से, क्या करने जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टाइम बैक। हाँ हाँ, उस टाइम पे न्यूरो का राइट। उतना। तो मैं सोचा ठीक है भाई, देख रहे हैं आगे करके, वो जितना दे हैव सपोर्टेड मी नाउ एंड लेट मी फर्दर रेवेन्यू, सब करते हुए फिर बॉम्बे हॉस्पिटल, बॉम्बे में भी काम किया। एंड आई रिमेंबर माई टीचर्स देयर। तो एक प्राइवेट सेक्टर की मुझे एक फीलिंग देखा मैंने, कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे काम होता है, कैसे पेशेंट्स की हैंडलिंग होती है, कैसे जी। इक्विपमेंट होती है। उस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रॉब्लम्स थे, इक्विपमेंट की प्रॉब्लम थी। खास करके आपके वाले ब्रांच में तो बहुत ज़्यादा। राइट। अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इतनी इक्विपमेंट है, गवर्नमेंट ने इतनी फंडिंग कर दी है। पहले जिस चीज़ के लिए प्राइवेट अस्पताल अच्छा जाना जाता था, अब गवर्नमेंट अस्पताल उसको अच्छा उसके लिए जाना बेटर जाता कर है। रहा है। बट देन अगेन दे हैव गॉट देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड ओन एडवांटेजेस। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे रामेश्वर दास बिरला जी के नाम पे वहाँ पे एक स्कॉलरशिप चलती थी, एंड दे हेल्प मी लिटिल बिट। मुझे फेलोशिप मिल गई जापान में, अच्छा। एडवांस माइक्रो न्यूरो सर्जरी एंड एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए। हम्म। तो मैं वहाँ गया। आप तो पूछ रहे हो अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाके और दूसरे माहौल में जाके, या तो दूसरा देश में चला गया, हाँ, सच बात। और आप वहाँ ना आपका खाना है, ना आपकी भाषा है, ना आपकी पहनावा है, ना आपके लोग हैं, आप अकेले हो। अब आपको सरवाइव करना है। तो फिर वही मैंने देन कहा, अगेन यू एक्सेप्ट। आप यू एक्सेप्ट इट व्हाट इट इज, उसमें गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। एक तो ग्रेट लर्निंग, आज तो मैं ये अपने आप को ये सिखा के जाऊंगा या सीखूंगा इस चीज़ के लिए। नहीं, आप सीखे हुए हो, बिकॉज एज अ सर्जन आपके पास तरह तरह के पेशेंट आते हैं, ट्रू। तरह तरह के सिचुएशंस में आते हैं, सही। और आपकी परिस्थिति अलग अलग टाइप अलग होती है, अलग-अलग एंड यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट सिचुएशन में। तो आपको मालूम है कि इसको मुझे ऐसे ही करना है, यू ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट। ट्रू ट्रू ट्रू। सो एंड लर्निंग तो इट्स एन नेवर एंडिंग प्रोसेस। हाँ। एंड मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जब जापान में था, फेलोशिप किया था, तो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ के जो टीचर्स हमारे थे, जो प्रोफेसर्स थे फेलोशिप में, उन्होंने मुझे मौका दिया किताब लिखने का। अच्छा। अब जापानीज लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं, उनकी इंग्लिश बड़ी पुअर थी। ओके। तो शायद मैं उन्हें कुछ लगा होगा, तो मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी दी। उन्होंने डायग्राम्स बना के देते थे, मैं उनकी लिटरेचर बनाता था। उसके बाद धीरे 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 करके पूरी बुक फॉर्मेट कर दी। फिर मैं डिसेक्शन मैनुअल्स लिखा, जो कि पूरे साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वहाँ के टीचर्स साउथ एशियन कंट्रीज़ में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ट्रेनिंग ये सब करने जाते थे। तो ये मुझे अपॉर्चुनिटी सीखने को मिला। सर उस टाइम पे तो मिनिमली इन्वेजिव एकदम नया ही आया होगा। एकदम नया था, एकदम नया था। बड़े बड़े शहरों में भी नहीं थे थी, उस। कम थी, और विदेशों में था। जी जी। तो धीरे 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 करके आई। तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है, मैं यहाँ पे अपने आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जी। जब भी हमारा फेलोशिप ख़त्म हुआ, सर। तो सारे लोग, सारे स्टेट के लोग एक जगह बैठे थे, न्यूरो सर्जन्स पूरे। जी। और वो सब हमारे फेलोज होते थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, फिलीपींस, और ऐसे जो स्मॉलर कंट्रीज़ या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को लोग। तो सबको उठा उठा के प्रोफेसर बोल रहे थे कि भाई आपको क्या चाहिए, आप जा रहे हो। किसी ने बोला मुझे किताब चाहिए। हमारा एक पाकिस्तान का फ्रेंड था, मुझे बोला मैं तो इंस्ट्रूमेंट मांगूंगा, बड़ा महंगा होता है। तो किसी को इंस्ट्रूमेंट मिला, किसी को कुछ। तो मुझे बोला कि आपको क्या चाहिए। तो मुझे लगा कि यार ये तो भीख मांगने टाइप की चीज़ों के, किताब मांग रहा है, कोई इंस्ट्रूमेंट मांग रहा है, आई कैन बी लाइक दिस। तो मैंने बोला कि मैं उठा खड़ा हुआ, मैं बोला कि आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा, बिहार। बिल्कुल। एंड इंडिया इज़ नॉट अ पुअर कंट्री। परसेप्शन है इंडिया इज पुअर कंट्री, आप बोलते हो। इंडिया इज़ वेरी पुअर, इंडिया इज़ पुअर, इंडिया इज़ डेवलपिंग, इंडिया इज़ डेवलप्ड, and
सर्टन सिटीज आर सुपर डेवलप्ड। राइट। तो हमारा बहुत वेरिएशन थे इंडिया, सो इंडिया कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज इन वन वर्ड। एंड हमने कहा कि आई कम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा, व्हाट इफ एट ऑल यू वांट टू गिव एनीथिंग टू मी, गिव मी ब्लेसिंग्स। क्या बात, क्या मैंने बात। ये बोला, आप मुझे ऐसा करो, आपने टीचिंग करी है, ट्रेनिंग करी है, let me go back to my country and do something for my people. That's Right, it. right. If you can help me at all, what help you want? I said blessings. ऐसे बोला, कुछ नहीं मांगा। तब उन्होंने भरे मीटिंग में कहा कि इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग, इंडियंस हैव गॉट वेरी शार्प ब्रेन, सबके तारीफ। आई हैव सीन मेनी इंडियंस कमिंग टू दिस आर प्लेस फॉर फेलोशिप, ही हैज गॉट द शार्पेस्ट ब्रेन। अभी कोई ऐसे तारीफ कर दे तो आप तो एकदम हाथ में आसमान पे चले जाओगे। आप डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो मुझे नहीं मालूम, बट कोई तारीफ ऐसे कर दे तो खुशी हो जाएगी। आई वाज वेरी हैप्पी। बाहर जब निकला तो सब हमारे दूसरे दोस्त और सब बोले, अरे बेवकूफ़ है, इंडियन लोग ऐसे बेवकूफ़ थे, कुछ मांगा ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। ठीक, चलो बात आई गई, हो गई। बट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी। बाद में प्रोफेसर अपने कमरे में किसी को नहीं बुलाते तो अपने ऑफिस बुलाया, भारत का नक्शा निकाला, कहाँ जाओगे, उन्होंने मुझे बोला, मैं बोला मैं बॉम्बे जाऊँगा, वहीं से आया हूँ ट्रेनिंग। बोले वहाँ तो बहुत न्यूरोसर्जन है, वहाँ तो बहुत फैसिलिटीज़ है, तुम चेन्नई जाओ। बोले चेन्नई तो भाषा में समझ में नहीं आता। बोले वहाँ पे भाई चेन्नई, बोला वी आर क्लोज टू एम जी रामचंद्रन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ। किसी ज़माने में वो प्लेन से आए थे, इंदिरा गांधी ने प्लेन भेजा था जब एम जी रामचंद्रन को स्ट्रोक हुआ था, ये सिंगापुर में थे, पूरे फ्लाइट में अकेला एक आदमी बोइंग जेट में आया था। इतनी बड़ी औरत है ऐसे प्रोफेसर्स की, तो उनको चेन्नई पसंद आती थी। उन्होंने पूछा आपको कोई अपॉर्चुनिटी है? मैं बोला सर एक ऑफ़र आई है रांची से। बोले ये कहाँ है? तो मैंने नक्शा दिखाया, बोला सर ये कलकत्ता है। तो बोलता ओके ओके नियर बर्मा। अब ऐसे ऐसे वो लोग तो बोल बस यहाँ से ना इतना दूर है, मतलब ऐसा करके। अब इतना दूर समझा नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि हम तो 12 घंटा बोलेंगे। तो वो पूछते कि फ्लाइट से कितना है? मैं बोला कि सही घंटा लगता होगा टाइप से, मतलब यू नो बिकॉज मैं इधर आया नहीं था। तो वो बोले कि आप यहीं जाओ। मैं बोला सर वहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसे करके। बोले भाई? बोले सर वो थोड़ा छोटा सा शहर है। तो अचानक देखता हूँ वो एक रिमोट बटन कहीं से निकाले और बटन दबाए। तो मैं देखा कुछ आवाज़ हो रहा है, मैं पीछे देखा तो खिड़की का पर्दा खुल रहा था उस बटन से, रिमोट से। फिर बोलते कितना छोटा शहर है रांची। मैं बोला सर छोटा ही होगा, मतलब अब बहुत ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो कैन यू सी आउटसाइड? बोले हाँ। व्हाट कैन यू सी? बोले सर ब्यूटीफुल गार्डन्स, ऐसा करके। नहीं और कुछ देख रहे हो? बोले हाँ सर बहुत गाड़ियाँ वाड़ियाँ जा रही। कौन सी गाड़ियाँ जा रही हैं? बोले सर ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मर्सिडीज और क्या क्या BMW। बोला कि व्हेन आई वर योर एज आई केम हियर एंड बुलक कार्ट्स यूज्ड टू बी देयर ऑन दिस रोड। तो मैं समझा नहीं। बोला कि क्या है तुम्हारे रांची में बुलक कार्ट चलते रोड पे? अरे नहीं सर वहाँ भी सुजुकी कार चलता है, जापान वालों को थोड़ा कुछ मतलब सुजुकी कार चलता है। तो एट योर एज आई सॉ बुलक कार्ट्स, तुम्हारे वहाँ इतना काफ़ी है, यू गो देयर। मतलब दिस हाउ दे मेड मी अंडरस्टैंड। और एक और लाइन कहा था, ये बोला सर फिर भी छोटा जगह है। बोलते हैं कि यू आर अ मैन, यू हैव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, ओनली अ मैन एक्सेप्ट चैलेंजेस। ये मैन वुमन का नहीं है, मतलब उनका जो कहने का था कि इंसान हो तो। मुझे वो बात लग गई, अच्छा चैलेंज की बात कर रहे। फिर मैं बोला ठीक है। फिर अपोलो हॉस्पिटल से कॉल आया था मुझे, रांची अपोलो था उस समय। तो मैंने पूछा वेंटिलेटर है? बोला नहीं है। मैं बोला नहीं मालूम। अच्छा नहीं मालूम। तो मैं बोला कार्डियक सर्जरी होती है? तो उसमें एक हमारे दोस्त होते थे ललित कपूर, ही शुड डू कार्डियक सर्जरी। ललित सर। तो मैंने बोला कि कार्डियक सर्जरी है? तो बोला है। तो बोला उसके बाद वेंटिलेटर होगा, जरूर होगा। So this is how somehow I landed up into Ranchi. I developed the first dedicated neuro ICU, first dedicated neuro OT. एक नर्सेज हॉस्टल था, उसको तोड़ा उन लोगों ने बनाया करके, and they promised me they would give everything. तो प्राइवेट सेक्टर में फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूरो OT, न्यूरो ICU, न्यूरो टीम आपने डेवलप किया, हमने डेवलप किया। सर आपका एक बहुत अच्छा हम लोगों ने मैं देख रहा था आपके जर्नी में, तो न्यूरो और ट्रॉमा को लेकर के, जो न्यूरो ट्रॉमा खास करके जो होती है उसको लेकर के आपने इतना अच्छा काम किया। रांची या झारखंड के लिए कह लीजिए, पूरे झारखंड में उस टाइम पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था उसको लेके। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ट्रॉमा है, ट्रॉमा इज अगेन मल्टी डिसिप्लिनरी थिंग। न्यूरो कैसे आया उसमें? ब्रेन और स्पाइन,
राइट। तो न्यूरो आ गई, बाकी बोन्स भी है, हम्म। ऑर्थोपेडिक है आप, तो हम लोग सब टीम है। जी। बट द फोकस वाज, यू नो, आप ऑर्थोपेडिक्स ठीक कर देते थे सब कुछ, और ब्रेन और स्पाइन वाज लेफ्ट एज इट इज। एज इट इज। रीजन वाज लैक ऑफ इंटीग्रेटेड अप्रोच। हम्म। तो इसी टीम वर्क की बात मैंने करी वहाँ पे। अपोलो मैंने जब जर्नी शुरू करी, इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट, टाइमली ट्रीटमेंट वाज लॉट ऑफ थिंग्स, और टीम वर्क से फ़र्क पड़ा। एंड इस पूरे इस एरिया में लोगों का भरोसा बना, वहाँ पे लोग आने ऑब्वियसली शुरू जब हुए। आप टीम वर्क करते हैं तो पेशेंट्स के लिए और एक बेहतर वो बना के देते हैं जिसमें। तो मैं वहाँ पे आपको याद दिलाता हूँ, जी 3 महीने जब मुझे रांची आ गया, तो ऐसे मैं रांची ज्वाइन कर लिया। जी। तो अच्छा, अपोलो नाम बड़ा होता था। हाँ हाँ, मुझे लगा अपोलो कि तो अपोलो। बेसिकली अच्छा, दैट टाइम जापान से वापस आ गया, दोबारा मुझे बुलाया गया था बुक्स लिखने के लिए, वो सब खत्म करके दोबारा आया। तो मैं वहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर था ग्रैंड मेडिकल कॉलेज में। हम्म। एक बार का मुझे वाकया याद आता है, वहाँ पे कभी कुछ होता था ना, तो वीआईपीज होते थे, कुछ होते तो हमें सर्जरी करने के लिए भेज दिया जाता था। लेकिन एक बार क्वार्टर अलॉटमेंट की बात आई, तो वहाँ पे मराठी हाँ। किसी हमारे उसको ऐसा फीलिंग आ गई, तो मुझे लगा यार ये धीरे धीरे बढ़ रहा था, एंटी बाहर का स्टेट वाला, बोला ये चीज़ ठीक नहीं है, आज न कल ये तकलीफ देगा। देगा। वन मोर रीज़न वाई मुझे क्यों आना पड़ा, कि वहाँ के टीचर्स या कलीग्स बोलते थे, अरे यार इतनी छोटी सी चीज़ के लिए बिहार झारखंड तो था नहीं, सॉरी, बिहार और यूपी के लोग बॉम्बे आ जाते हैं, तो क्या तुम्हारे यहाँ ये भी नहीं होता, तुम्हारे यहाँ वो भी नहीं होता? मैं बोले होता है, बट इनके रिश्तेदार कोई होंगे बॉम्बे में, इसलिए आ गए हैं। और ऐसे बोलना पड़ता था। बट पता चला कि कुछ कुछ तो जिस जमाने में जिन लोगों ने भी काम किया है, उस दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। लॉट। नाउ यू डू समथिंग मोर देन दैट, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंस। तो वन एक तो रांची आने का रीज़न तो ये था, और दूसरा बॉम्बे छोड़ने का रीज़न में एक और था कि हमारे फादर को किसी ने बोला कि आपका लड़का बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन है, तो उन्होंने बोला जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा? अरे वाह। तो मुझे बात लग गई। तो भाई मैं बोला, हाँ, अरे यार, तो ये लगने बड़ा वाली बात मुश्किल है। तो मुझे वो एक रीज़न था, मैं इसको एक ही स्टेट था तो उसको अपना एरिया मुझे लगा। तो फिर मुझे लगा कि यार छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं चलो छोटा छोटा ही काम करूँगा, लेकिन अपने लोगों के लिए कुछ करूँगा, तो मुझे एक फीलिंग आती है। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, मैं जब जापान छोड़ रहा था, वहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो गवर्नमेंट एक एग्ज़ाम लेती है, और उसको लाइसेंस आपको दिया जाता है, तब आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो या कहीं काम कर सकते हो। लोग मुझे छोड़ना नहीं चाह रहे थे वहाँ से। अच्छा। और मुझे वहाँ की खाना पसंद नहीं थी। और मैं तो खुद कुकिंग, ज़िंदगी में मैंने कुकिंग सीखी है जापान में। अच्छा, वहीं जाके सीखा आपने। तो मजबूरी में यू लर्न अ लॉट। लॉट। एक ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वहाँ भी दिमाग लगा रहे थे कि बहुत कॉस्टली जगह थी, बट एनीवे। तो वहाँ से जब भी यहाँ पे आए, तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने बोला था कि आपको क्या चाहिए, मैं बोला कुछ नहीं। जब यहाँ ज्वाइन किया तो वीवर्स एसोसिएशन, बुनकरों का ऑर्गेनाइजेशन, बुनकरों का ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ कोई कुछ इक्विपमेंट वगैरह कम थे, कुछ मैं सोचा लाऊँ कहीं से। मुझे एक ईमेल आया, उस जमाने में ईमेल शुरू हो गया था, ईमेल आया कि आप माइक्रो सर्जरी न्यूरो सर्जरी कर रहे हो? मैंने सीधा नीचे लिखा नो थैंक यू। मैंने जापान से मैसेज मिला तो प्रोफेसर का, बोले नो। उधर से उसी में जवाब आता वाई। मैं बोला आई डोंट हैव माइक्रोस्कोप। मैंने इतना सिंपल एक लाइन का, जबकि मेल में कितना बढ़िया बड़ा लिखा जाता है। फिर उधर से आके क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोला कि माइक्रोस्कोप नहीं है, आ जाएगा। अच्छा, हम कैसे बोले कि नहीं आएगा? बोले आ जाएगा, अस्पताल खरीदने वाले हैं, ये करने वाले, वो करने वाले हैं, यहाँ के लोग थोड़े पुअर हैं, ये बुनकरों का एसोसिएशन है, हम उसमें थोड़ा गरीब लोगों की सेवा करते, कुछ। आज एक सप्ताह 10 दिन के बाद एक ईमेल आता है कि वी हैव डिसाइडेड टू डोनेट 1 माइक्रोस्कोप टू यू। मेरे पैर के नीचे ज़मीन हिल गया। माइक्रोस्कोप की कीमत 1 करोड़ 1.5 करोड़, और वो डोनेट करने वाले हैं। क्या बात। तो मुझे लगा सेकेंड हैंड मशीन कहीं से भेज देंगे। बाद में मुझे पता चला कि मशीन स्वीडन से आ रही है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी लाइका की आ रही है। अब उसके बाद उन्होंने जब भी बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ पूछा, तो अब ये सोचो कि अगर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट मांग ली होती तो मुझे मिल गई होती, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, बंद मुट्ठी लाख की, खुले तो खाक की। हमने कुछ नहीं मांगा, इसलिए ज़्यादा मिल गया, और बाकी सबसे ज़्यादा मतलब माइक्रो, मतलब बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात है। 1-1.5 करोड़ का उस टाइम पे मतलब डोनेशन, राइट। एंड फर्स्ट माइक्रो न्यूरो सर्जरी झारखंड में, बिहार में, उसमें जब मैं आया तब झारखंड बन गया था, हम टॉकिंग अबाउट 2000, राइट।
तो वो दोनों स्टेट मिला के पहला मैंने शुरू किया अपोलो में। तो दैट हैप्पीनेस आई हैव। और उसकी मशीन, और मैं आज भी बताता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ उससे, और मैं अपोलो के हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को भी तारीफ कर, दे नेवर चार्ज अ सिंगल रुपी टू द पेशेंट बिकॉज डोनेशन की मशीन थी। हाँ, आज के तारीख में ये नहीं मिलती है, चाहे मैनेजमेंट की तरफ से हो चाहे डॉक्टर की तरफ से। ट्रू ट्रू। और वो माइक्रोस्कोप फिर मुझे दी गई थी, तो उसको मैंने धरोहर की तरह संभाला, और उससे मैंने बहुत लोगों की सर्जरी करी। फिर मैं बाद में तो मेडिका आया, पारस गया, तो वो माइक्रोस्कोप भी मेरे साथ में चला, साथ में रहा। तो वो जर्नी थी। तो मुझे खुशी हुई कि मैंने वहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर है सर कि आपने जो वहाँ अपोलो में शुरुआत की, जिसकी वजह से हम लोग उस समय पढ़ रहे थे, एमबीबीएस में गए थे, तो हम लोगों को ये समझ में आता था कि झारखंड में अगर कोई एक अच्छा सेंटर जहाँ पे जाना हो, अगर आपको कुछ इमरजेंसी हो गई, सर में चोट आ गई, तो देयर वाज नो अदर ऑप्शन, राइट, गो फॉर अपोलो। और उसका रीज़न था वहाँ टीम वर्क होता था। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार मैं टीम वर्क को एम्फोसाइज कर रहा हूँ। जी जी। एक आपने शब्द इस्तेमाल करी, ट्रॉमा, न्यूरो ट्रॉमा, देयर समथिंग कॉल्ड पॉलीट्रॉमा। पॉलीट्रॉमा, राइट राइट Right? So when the trauma is poly, why can't the doctors be poly? पॉली, राइट। तो ये अपोलो में पॉली था, पॉली डॉक्टर। व्हाट मीन्स टीम, राइट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम, लोग तो बोलते हैं कि अस्पताल में जब पेशेंट आते हैं तो शुरू करें इलाज। जी। हम न्यूरो ट्रॉमा के लोग प्री हॉस्पिटल केयर की बात करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम गोल्डन आवर की बात करते हैं। गोल्डन आवर की मैं न्यूरो ट्रॉमा का आपने जो सवाल करे मैं उस पर आता हूँ, बट टीम वर्क मेड द डिफरेंस। एंड वो हमारी टीम थी। मैंने स्पाइन सर्जरी पहली शुरू की, सबसे पहला स्पाइन सर्जरी मैंने की। अब वो इंस्ट्रूमेंट नहीं, इक्विपमेंट, वो क्या बोलते हैं, वो जो इम्प्लांट्स, स्टील के इम्प्लांट्स होते थे। और कॉन्फ्रेंस में जब जाता था तो बीच में कॉन्फ्रेंस से भाग के मैं बॉम्बे, चूँकि बॉम्बे से आया था तो बॉम्बे जाना होता था, मैं छोटे छोटे गलियों में जाके स्टील के छोटे छोटे सर्वाइकल स्पाइन कोई नहीं करता था, तो आई हैड टू डू इट। तो मैं स्टील के इम्प्लांट्स, स्क्रू एंड प्लेट्स लेके आता था, छोटी छोटी थी, तो बैग में अट जाता था करके। 500 रुपये की मिलती थी स्क्रू और प्लेट, एक सर्वाइकल प्लेट। अच्छा। और ऐसे मैं 2-3 हज़ार के लेके आता था, फिर अस्पताल में आके दे देता था स्टोर में, और फिर मैं उसको, आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम। क्योंकि आपको कोई इम्प्लांट देगा नहीं, आप छोटे से शहर हो, आप तभी ऐसे ही माना जाता ही नहीं था उस टाइम पे। राइट, वहाँ से शुरू किया। फिर आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर, फिर ट्रांसपेडिकुलर स्क्रूज वगैरह जो स्पाइन फिक्सेशन की जो है, स्टील यूज़ करते थे। और पहले तो फिक्स्ड वाले स्क्रूज आते थे, बाद में वो आने लगे आपके पॉलीएक्सियल और ये सब सारी चीज़ें। तो वो जर्नी आप देखते जाते हो, तब धीरे धीरे जब आगे जाते हो, देन यू अगेन व्हेन यू लुक बैक, बता रहे कहाँ से कहाँ आए। बट हर एक दौर में आपने कंट्रीब्यूट किया, आप आगे बढ़े करके। एंड वो कंट्रीब्यूशन अभी हमें, मुझे याद है हमारे डॉक्टर आर सी मिश्रा ऑर्थोपेडिक सर्जन होते थे, हम लोग मिलके काम करते थे उसमें। बिल्कुल। इवन दो आई न्यू कि व्हाट आई हैव टू डू, बट स्टिल आई यूज्ड टू टेक पीपल अलोंग, कि मोर द मेरियर। ट्रू, राइट। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप, एक हिंदी में कहावत है, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, मेडिकल साइंस में नहीं है, नहीं है। जोगी मत बनिए, सही, आप साथ में कोऑपरेट करिए। राइट। आई मीन, ये भाषा जोगी का मतलब कोई और मतलब ना निकाल ले, बट डोंट बी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। टू मेनी माइंड्स कन्वर्ज टुगेदर, देन यू कैन डू गुड। टू मेनी माइंड्स डिस्ट्रक्टिव, आप नहीं कर पाओ। तो मुझे याद है चेस्ट खोल के एंटीरियर स्पाइन, तो हम 3 सर्जन काम करते थे, डॉक्टर नाम अली वहाँ पे हैं, हम लोग मिलके करते। तो ये जर्नी है धीरे धीरे करके। और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ चीज़ों की सीमित संसाधन होती थी, मैनेजमेंट का सपोर्ट, टीम का सपोर्ट, सीनियर्स, जूनियर्स, सो मेकिंग अ टीम इज़ व्हाट आई थिंक आई गिव द फर्स्ट टीम इन झारखंड एंड बिहार। मैं और डॉक्टर पैट्रिक एक साथ हम काम करते हैं। तो लोगों ने बोला ये क्या कर रहे, 2 लोग ऐसा करके, बोले टीम आप तो नहीं समझोगे, बिकॉज मैं कुछ देख के आया दूसरे जगहों से, तो मैं वो चीज़ कॉन्सेप्ट यहाँ क्यों ना दूँ। सर, एक सवाल जो मैं जानना चाहता था आपसे, क्योंकि आप शुरुआती दौर से आपने यहाँ का पूरा प्रैक्टिस सेटअप करा, प्राइवेट में जो न्यूरो सर्जरी का सेटअप सारा को शुरू किया, तो एक हाई एंड न्यूरो सर्जरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि ओटी हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, आईसीयू सेटअप हो गया सारा, इन सब में एक सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या है जो कंस्ट्रिक्टिंग फैक्टर है जिसकी वजह से ये इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया शुरुआती दौर में? राइट। किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट्स के लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, देन योर इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स, देन इज योर मैन पावर, राइट, टीम।
मैन पावर और द इंटीग्रेशन ऑफ योर मैन पावर, कंटिन्यूटी ऑफ योर मैन पावर, बिकॉज रोज रोज आपकी टीम बड़ी है और रोज लोग छोड़ के नए लोग आ रहे हैं तो कंटिन्यूटी नहीं आ पाएगी. तो कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then comes dedication and commitment to your department, to your patients, to your hospital. ये सभी चीज़ों को मिला के एक अच्छा हॉस्पिटल या अच्छा डिपार्टमेंट का एक कॉन्सेप्ट आता है. इसके पीछे जैसे यू हैव राइटली मेंशन्ड कि लोगों को जो दिखता है वो बड़ा आसान दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है. राइट. और मुझे लगता है मैं आज भी उतना ही मेहनत कर रहा हूँ जितना मैं पहले करता था, बिकॉज यू नो वेल एवरी डे इज अ न्यू मैं एक बार चैलेंज. रुकूंगा आपको. जब अपोलो था यहाँ पे, दैट वाज क्वाइट फार फ्रॉम एक्चुअल रांची सिटी. आप रांची में रहते थे, वहाँ से आप कितनी बार, कई बार जाना पड़ता था. मैं तो बताऊं कि मैं कभी कभी ऐसा होता था, मैं कभी कभी कॉल में जाता था रात को, जी. सीटी स्कैन हुआ, मैंने देखा. अभी कभी कभी मन में ऐसा आता था कि मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ, कहीं दूसरा मरीज आएगा तो मैं वापस जाके फिर ना आना पड़े. एक तो मैं क्या करता था, आई एम शेयरिंग वन सीक्रेट टुडे विथ यू, सर. कि मैं, लोग को लगता था कि दूसरा पेशेंट आएगा इसलिए रुक रहा हूँ, मैं उस टाइम को कैसे कन्वर्ट कर, मैं सीटी स्कैन में चला जाता था रूम में, और वहाँ पे जो टेक्नीशियन होता था ना उसको पढ़ाने लगता था. अच्छा. उसे डिस्कस करने लगी सीटी स्कैन में, ये लाइन्स है, ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा करके. जो बाद में लोगों को जब पता चला कि सर आते हैं रात को कॉल में, तो सीटी स्कैन रूम में टेक्नीशियन के साथ कुछ कुछ डिस्कशन, तो आरएमओस जितने होते थे पूरे हॉस्पिटल के, उनको पता चल जाता था. और कैसे पता करते, नाइट मैनेजर से पूछते थे सर आ रहे हैं क्या. हाँ. जब सबको पता था कि सर आ रहे हैं तो सारे लोग जैसे आए, पेशेंट देखा, मैं सीटी स्कैन में गया, वो लोग सब वहाँ पहुँच जाते थे. तो मुझे लगा ये कुछ सीखने आए हैं, तो मुझे लगा कि अगर कोई सीखने आया तो मुझे बताना चाहिए. एक बार ऐसा हुआ, रात को मैं 12 बजे आया, और जब अस्पताल से एक ही पेशेंट देखने आया था, कितना टाइम लगता है, जितना भी लगा, और जब मैं लौटा तो सुबह 4:30 बज रहे थे. और तो मैं देखा कि क्या हुआ, बोला अरे यार तू लोग बताया क्यों नहीं, मुझे वापस भी जाना है. तो तुम लोग बताते. एक्चुअली आई थिंक कि इसी तरह से आपने टीम शुरू में सेटअप करी होगी, क्योंकि वो मैं आपको बताता हूँ क्यों किया. अभी जब भी मैं, उस समय वो इंटरनेट था बट व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे जी. तो अब सीटी स्कैन, बिना सीटी स्कैन देखे हम कैसे कुछ करेंगे. वो तो दूसरी बात है कि हम जो क्लिनिकल भाषा जानना चाहते हैं, पीपल्स रिएक्टिंग है कि नहीं, या जीसीएस कितना है, जैसे हम न्यूरो पेशेंट्स का, वो डॉक्टर अगर हमारी भाषा समझेंगे नहीं, मैं ये मान के चलूँ एमबीबीएस कर क्या है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे न्यूरो सर्जरी में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रही होगी, एमबीबीएस में तो शायद अभी यहाँ भी कोई नहीं आ रहा होगा. राइट. तो मुझे उनको उतना ट्रेन करना है जो मेरे लेवल ऑफ क्वेश्चन आंसर को दे पाए. तो इसमें मैं, दिस वाज माय इन्वेस्टमेंट इन माय स्टूडेंट्स. राइट. एंड दैट वाज देयर लर्निंग. राइट. तो ये तो टाइम लगेगा, और उसके बाद वो अगर बता रहे हैं तो फिर मैं क्रॉस चेक करता था जी. ये जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं डाउट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हमने जितना सिखाया बताया पढ़ाया ये क्या वही है. कि कुछ और उन्होंने तभी तो कल बोलेंगे कि जीसीएस 10 है, और 10 तब मानूंगा हाँ इसने बोला है कि 10 है तो 10 होगा. नहीं तो ऐसे भी दौर मैंने देखा है, बोले सर, बोले क्या हुआ सर, एक मरीज आया है. बोले हाँ यार 3 बजे रात को तो मरीज आया, तभी तो फ़ोन कर रहे हो करके. ये आई एम टॉकिंग अबाउट जब फ़ोन आ गया था. उस समय वो नोकिया की बड़ी फ़ोन एंटीना वाली होती थी. मुझे याद है 5 रुपये 40 पैसे इनकमिंग और आउटगोइंग लगते थे. तो फ़ोन तो आ जाता था, लेकिन फ़ोटो नहीं आती थी या सीटी स्कैन नहीं आती. तब की बता रहा हूँ. सर मैं बोला पीपल्स कैसा है, ए सिस्टर जल्दी बताइए पीपल कैसा है, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो उसको ट्रेन करो, तुम ये सब चीज़ करके हमको बताओ, तो सेव योर टाइम, बिकॉज हमको टाइम मोबाइल में कम खर्चा करना पड़ता था. 1 मिनट में टॉकिंग अबाउट ऐसे. एंड देन तो वो पढ़ाता था. और मुझे समहाउ टीचिंग, आई वांटेड, अगर हैड आई बीन गिवन माय वे आई वुड हैव बीन अ टीचर समवेयर. बट इफ आई एम नॉट इन मेडिकल कॉलेज, तो मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं वहीं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ. मैं स्टूडेंट से खोज लेता हूँ, नहीं तो जबरदस्ती उसको स्टूडेंट बना देता हूँ. so that I keep the teacher in myself alive. But then to become a teacher you have to be a student. पढ़ना पड़ेगा. Right. तो I mean just talking about it. There's nothing, कोई हम नया चीज़ बोल रहे ऐसा नहीं. मैं वही बता रहा हूँ, उसमें उसको बताता रहता था. और बाद में जब भी तो आया तो सीटी स्कैन वगैरह हुआ. मुझे याद है, जैसे आपने पूछा, एक दिन मुझे याद है 3 बार 4 बार मैं गया वहाँ पे, आना जाना बहुत अनसेफ होता था, रोड्स बड़े ख़राब होते थे.
एक आध बार तो मैंने वो एक हाइना होता है वैसा करके वो देखा अच्छा, है हाँ, रोड हाँ, पे, हाँ, जुमार हाँ। पुल पे। तो उस टाइम पे किस आज हमें लगता है कि सब कुछ इतना चौड़ा और इतना सुंदर हो गया। उस समय तो आई थिंक सिंगल रोड हुआ सिंगल रोड करती था, थी। और जी। मैंने वो दौर भी देखा है कि जाम में फंस गए तो 4-4 घंटे तक जाम में लगे रहते थे। बट एनीवे दैट वाज समथिंग। और कोई भी शुरुआत होती है तो वो इतनी आसान नहीं होती है। एंड बट लेट मी टेल यू, कुछ इक्विपमेंट्स अच्छे, सीटी स्कैन्स वर गुड, बाद में एमआरआई वाज गुड, ऑल दोस। बट उसके बाद तो ठीक है, आई थिंक आई डिड माय बेस्ट। सर, एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा रहता है, क्योंकि मैं भी एक कह सकते हैं यंग सर्जन हूँ, तो यंग सर्जन्स को क्या फोकस करना चाहिए? मतलब स्किल पे, ब्रांडिंग पे, या फिर नेटवर्किंग करना चाहिए? क्या करें हम लोग जिससे हम लोग अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं? इट्स नॉट अबाउट यंग सर्जन्स, आई थिंक इट्स एप्लीकेबल टू किसी के ऊपर भी लागू हो जाए। यंग डॉक्टर्स, यस, अगर ये यंग बात करें, डॉक्टर्स खास एक्चुअली, हाँ। सर्जन्स के लिए थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा है, बिकॉज आपको थोड़ा सा अलग होना पड़ता है, आपको स्किल के ऊपर ज़्यादा, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग विथ योर हैंड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगता है, स्किल डेवलपमेंट। हम्म, डिग्री आ गई आपके पास में, आप सर्जन कहला गए, डॉक्टर कहला गए, बट जैसे बाकी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आप यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस, बट टू प्रैक्टिस फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल यू हैव टू बी बेटर देन व्हाट यू आर। राइट। हाउ इज दैट पॉसिबल? आपको अपना स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्किल डेवलपमेंट। वर्कशॉप्स अटेंड करिए, ये करिए, फेलोशिप्स करिए, जो भी करना है। जस्ट आफ्टर डिग्री लोग ये जो दूसरों को देख के जो चकाचौंध में किसी को देख लिया, आज से अपने से 20-25 साल पहले के लोगों को, और लगता है कि मैं 2 दिन में वैसा ही बन जाऊं, पॉसिबल ही ये नहीं। सबसे बड़ी गलती है गलती। एक यंग डॉक्टर की। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी बडी एल्स। राइट।